हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको हिंदी व्याकरण पर प्रैक्टिस दी जा रही है। सिर्फ 6 टॉपिक पर प्रैक्टिस दी जा रही थी। आप सबके डिमांड पर और टॉपिक ऐड किए गए हैं इस व्याकरण में प्रैक्टिस सेट में। तो आइए उसी प्रैक्टिस सेट को आज डिस्कस किया जाए, जिसमें हिंदी व्याकरण के अनेक टॉपिक को ऐड किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में, सबसे पहला जो क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहेंगे? तो ऑप्शन ए है शब्द समूह को, ऑप्शन बी है वर्डों के संकलन को, ऑप्शन सी है शब्द गणना को, ऑप्शन डी है वर्डों के व्यवस्थित समूह को। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। बात करें जो क्वेश्चन दूसरा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, ध्यान रखिएगा, क्या होती है? स्वर्णिम होती है। स्वर्णिम नहीं है इस ऑप्शन में, इसलिए स्वर्णिम के बाद ध्वनि होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई, और ध्वनि के बाद भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण ऑप्शन में है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा वर्ण। अगर बात करें, ध्यान रखिएगा, भाषा का एक क्रमिक रूप होता है। क्या होता है? भाषा का एक, ध्यान रखिएगा, जो भाषा का एक क्रमिक रूप है। तो भाषा का क्रमिक रूप कैसे है? तो भाषा का क्रमिक रूप स्वर्णिम होता है पहले, उसके बाद ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद अक्षर, अक्षर के बाद शब्द, शब्द के बाद पद, पद के बाद वाक्य, वाक्य के बाद भाषा। अगर अब कोई आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप क्या बताएंगे? स्वनिम भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन अगर ऑप्शन में स्वनिम नहीं है तो आपको ध्वनि लगाना है। अगर ध्वनि भी नहीं है तब आपको वर्ण लगाना होगा। अगर वर्ण नहीं है तब अक्षर आपको भाषा की सबसे छोटी इकाई लगाना होगा। तो आप यह कॉपी कलम लेके रख बैठे रहें, आप उसमें लिख लीजिए कि भाषा का जो क्रमिक रूप होता है, यह क्रमिक रूप कैसे? सबसे पहले स्वनिम, स्वनिम के बाद ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद अक्षर, अक्षर के बाद शब्द, शब्द के बाद पद, पद के बाद वाक्य, वाक्य के बाद भाषा। तो अगर आप यह क्रम याद रखेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे आपको भाषा की छोटी इकाई पूछा जाए उसमें। अगर आप क्वेश्चन में, तो अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जा रहा है तो आप क्या बताएंगे? स्वर्णिम होता है। अगर ऑप्शन में स्वर्णिम नहीं है तो आप ध्वनि बताएंगे। अगर ध्वनि भी नहीं है तो आप वर्ण बताएंगे। वर्ण नहीं है तो अक्षर आप बताएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं, तो आपको हिंदी वर्णमाला में वर्ण बताना है। ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 52, ऑप्शन सी है 54, ऑप्शन डी है 55। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी। अब बात करें, ध्यान रखिएगा, इस वर्णमाला में 52 अक्षरों में कौन कौन से? तो सबसे पहले 11 स्वर होते हैं, उसके बाद ध्यान रखिएगा 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, और 2 अयोगवाह होते हैं। तो ये टोटल मिलाकर क्या हो गए? 52 हो गए। कितने हो गए टोटल? आपको 52 मिलेंगे। कौन कौन से? तो 11 क्या हो गए स्वर? 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 उच्छिप्त हो गए, और 2 क्या हो गए? अयोगवाह। 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, और 2 उच्छिप्त और 2 अयोगवाह। टोटल क्या हो गए? 52 हो गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपको बताना है भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब आप ढूंढिए, जो भाषा का क्रम अभी आपने पढ़ा, भाषा का क्रमिक रूप, उसमें आपने सबसे पहले क्या देखा? स्वर्णिम देखा। तो ऑप्शन में देखिए, अब भाषा की सबसे छोटी इकाई आपको बताना है। स्वर्णिम क्या आपको ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं, इसका मतलब स्वर्णिम अभी नहीं आपको लगाना है। उसके बाद ध्वनि होता है, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद अक्षर, अक्षर के बाद शब्द, शब्द के बाद पद, पद के बाद वाक्य, वाक्य के बाद भाषा। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया गया है? वर्ण दिया गया है, इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होगी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त और स्वर के संयुक्त रूप को, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को ही क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। अब आपको यही क्लियर कर लीजिए, आप अक्षर और वर्ण, अगर मान लीजिए एक शब्द क्या है? राम है। अगर आप इसमें आपसे पूछा जाए राम में कितने अक्षर हैं और कितने वर्ण हैं, तो आप क्या बताएंगे? ध्यान रखिएगा, राम में कितने अक्षर हैं? तो 2
अक्षर हैं। और अगर इसमें आपसे पूछा जाए कितने वर्ण हैं तो 4 वर्ण। कितने वर्ण? 4 वर्ण हो गए, 2 अक्षर। किसमें? राम में। कैसे? तो राम शब्द है, राम में कितने अक्षर हो गए? तो आप बताएंगे 2 अक्षर। कौन कौन से? रा हो गया और मा हो गया। यह क्या हो गया? 2 अक्षर हो गए। अगर अब आपसे कोई पूछे कितने वर्ण हैं, वर्ण ध्यान रखिएगा, उस जिसमें हलंत रहता है वही वर्ण होते हैं, अर्थात व्यंजन और स्वर अलग अलग हों वही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। जैसे अब राम में आपको बताना है कितने वर्ण हैं, तो वर्ण हो जाएगा, रा हो जाएगा आ प्लस मा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, वर्ण जो है रा आ हो गया, मा और आ। तो अर्थात जब आप इसको तोड़ेंगे तो रा से जब आप आ की मात्रा हटाएंगे, उसमें से निकालेंगे तो आ हो जाएगा। अर्थात इसमें कहने का तात्पर्य क्या है? 4 क्या हो जाएंगे? वर्ण हो जाएंगे और 2 अक्षर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। इसमें आपको रेखांकित चिन्ह पहचानना। रेखांकित कहाँ किया गया है? इस पाही, अर्थात इसको आपको बताना है रेखांकित जो किया गया है। तो ऑप्शन ए है पूर्ण विराम, ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन सी है अल्प विराम, ऑप्शन डी है लाघव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्ण विराम, क्योंकि पूर्ण विराम ऐसे ही लगाया जाता है और इसी में अंडरलाइन किया गया है। तो पूर्ण विराम क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए एक शब्द के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन बी है अधोरेखा चिन्ह, ऑप्शन डी है तिर्यक चिन्ह, ऑप्शन सी है कोष्टक चिन्ह, ऑप्शन डी है तिर्यक चिन्ह। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अधोरेखा चिन्ह। अधोरेखा चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे रहता है और कोष्टक आप या तो ऐसे लगाइए कोष्टक, यह आपको ऐसे कोष्टक मिलेगा, यह आपको ऐसे कोष्टक मिलेगा। तो कोष्टक ये हो गया। अधोरेखा जो ऐसे नीचे लिखते हैं, नीचे लगाते हैं किसी अक्षर के नीचे, वही क्या होता है? अधोरेखा चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 2 समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? 2 समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है अल्प विराम, ऑप्शन बी है अर्ध विराम, ऑप्शन सी है योजक, ऑप्शन डी है कोष्टक। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, योजक चिन्ह। कैसे होता है? तो योजक चिन्ह ध्यान रखिएगा, योजक चिन्ह ऐसे होता है। और अर्ध विराम तो बिंदी के बाद आपको ऐसे कामा लगाना है, इसे अर्ध विराम। अल्प विराम क्या है? कामा को ही अल्प विराम कहते हैं, अर्ध विराम को सेमी कॉलन कहते हैं। योजक चिन्ह ध्यान रखिएगा ऐसे लिखा जाता है। और कोष्टक आप जानते हैं, कोष्टक यह आप ऐसे लगाइए, यह आप ऐसे कोष्टक लगाइए, यह आपको ऐसे कोष्टक मिलेगा। ये क्या है? कोष्टक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो स्वर संधि बताना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, स्वर संधि के पहले क्या है? संधि कितने प्रकार की? तो 3 प्रकार की संधि होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि हो गया, उसके बाद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आपसे पूछा जा रहा है कि स्वर संधि के कितने भेद? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद? तो 5 भेद। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी। कौन कौन से 5 भेद होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, स्वर संधि में सबसे पहले दीर्घ हो गया, गुण हो गया, वृद्धि हो गया, यड़ हो गया, अयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि, ये क्या है? 5 हैं। किसके भेद? तो स्वर संधि के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है विद्याधन रथी, ऑप्शन बी है विद्याधन अर्थी, ऑप्शन सी है विद्याधन अर्थी, ऑप्शन डी है विद्याधन आर्थी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्याधन अर्थी। इसके साथ यानी यहाँ आपको रिलेट करने वाली क्या बात है? तो ध्यान रखिएगा, इस अर्थी शब्द का अर्थ क्या होता है? अर्थी शब्द का अर्थ होता है इच्छुक। और इसमें आपको बता दें विद्यार्थी में कौन सा समास होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। इसका जो समास विग्रह होगा तो ध्यान रखिएगा, विद्या के लिए इच्छुक अथवा विद्या के लिए अर्थी, वही क्या कहलाता है? विद्यार्थी। आपको यहाँ 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, विद्यार्थी में कौन सी संधि विच्छेद है?
तो विद्यार्थी का कौन सा संधि विच्छेद है? विद्याधन अर्थी। और इसमें कौन सी संधि है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें स्वर संधि है। स्वर संधि में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। तो इतना आपने जाना। अब इसके साथ साथ आप जानिए कि इसमें कौन सा समास है। तो कौन सा समास है? तो संप्रदान तत्पुरुष समास। इसका समास विग्रह क्या होगा? विद्या के लिए अर्थी। अर्थी का अर्थ क्या है? इच्छुक होता है। आपने कई चीज़ें यहाँ से रिलेट की कि अर्थी का जो अर्थ होता है इच्छुक होता है, अर्थात विद्या के लिए इच्छुक क्या कहलाता है? विद्यार्थी कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्यार्थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सावधान का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है सावधान धान, ऑप्शन बी है साधन वधान, ऑप्शन सी है साधन आवधान, ऑप्शन डी है साधन अवधान। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी। यह क्या है कि साधन अवधान क्या होता है? सावधान होता है। तो इसमें कौन सी संधि है? तो ध्यान रखिएगा, दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि। स्वर संधि में ही सबसे पहले जो संधि आती है उसे ही दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ संधि इसमें है। किसमें? सावधान में कौन सी संधि? दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा क्या है? रत्नाकर का संधि विच्छेद ऑप्शन ए है रत्न धन आकार, ऑप्शन बी है रत्न आकार और रत्न कर और ऑप्शन डी है रति धन आकार। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए रत्न धन आकार होगा, रत्नाकार। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। क्योंकि दीर्घ संधि आप जानते हैं आ मिलकर क्या बनता है? बड़ा आ बन जाता है। क्या होता है? बड़ा आ, अर्थात आ का प्रोनाउंसिएशन होता है। तो रत्नाकार, रत्न धन आकार क्या हो जाएगा? रत्नाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यथोचित का सही संधि विच्छेद है। यथोचित का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है यथोधन उचित, ऑप्शन बी है यथा उचित, यथाधन उचित और ऑप्शन डी है यथाधन उचित। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी यथाधन उचित क्या होगा? यथोचित होगा। यह कौन सी संधि है? आपको ध्यान रखना है, गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। क्योंकि आप जानते हैं आ और आ के बाद क्या आता है? जब ऊ आ जाता है, क्या आ जाता है? ऊ या ऊ आ जाता है, क्या हो जाता है? तो क्या बन जाता है? तो ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ। अथवा आप मात्रा जब चढ़ाते हैं तो कैसा? ऐसे मात्रा आप चढ़ाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है? जब आ और आ के बाद ऊ आ जाता है तो ओ बन जाता है। ओ बनने के बाद कौन सी मात्रा चढ़ती है? तो ओ की ऐसी ही मात्रा चढ़ती है। ओ की मात्रा ऐसे चढ़ती है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है? ओ की मात्रा। क्या है? ओ की मात्रा। तो यथोचित बन जाता है। तो यथाधन उचित क्या हो जाएगा? यथोचित। यथोचित में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। गुण संधि किसका भाग है? तो ध्यान रखिएगा, स्वर संधि का भाग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है विच्छेद, ऑप्शन बी है बदलाव, ऑप्शन सी है विग्रह, ऑप्शन डी है विभक्ति। विभक्ति तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि कारक होता है। बदलाव भी नहीं कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी विग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो विग्रह कहा जाता है। जो पहला शब्द क्या है? विच्छेद। विच्छेद क्या है? जब आप संधि को तोड़ते हैं तो उसे संधि विच्छेद कहा जाता है। और जब आप विग्रह करते हैं, अर्थात जब समास को तोड़ते हैं या समास के पदों को अलग करते हैं, उसे समास विग्रह कहा जाता है। तो आपने क्या जाना? आपने जाना कि विच्छेद क्या है? जब आप संधि को तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। और विग्रह क्या है? जब आप समास को तोड़ते हैं अर्थात समास के पदों को अलग करते हैं तो उसे विग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अनुरूप में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि, ऑप्शन सी है कर्मधारय, ऑप्शन डी है अव्ययी भाव समास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। आपको ध्यान क्या देना है कि ध्यान रखिएगा, अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिसमें पहला पद क्या हो? अव्यय हो, अर्थात पहला पद क्या हो? प्रधान हो। क्या हो? पहला पद प्रधान हो, उसे ही अव्ययी भाव समास कहा जाता है। तो अव्ययी भाव समास क्या कहा था? जिसमें पहला पद क्या हो? अव्यय हो अथवा प्रधान हो, उसे ही अव्ययी भाव समास कहा जाता है। और एक बात ध्यान देने वाली है कि ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ अव्ययी भाव समास होता है। तो सबसे पहले उपसर्ग जहाँ होता है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा, अव्यय हो
वह क्या होता है, अव्ययी भाव समास। और तीसरा क्या है, बारंबारता। बारंबारता जब होती है वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। तो आपने देखा कि अनुरूप में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास अनुरूप में है, क्योंकि अनु उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए क्या है, अव्ययी भाव समास है। अगर पहला पद क्या हो, अव्यय हो, वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। यथा जैसे क्या है, अव्यय है, क्या है, अव्यय है। अब बात करें बारंबारता, जहाँ बारंबारता होती है वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। बारंबारता जैसे इधर, सॉरी, धीरे धीरे, जैसे धीरे धीरे शब्द है, धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ धीरे धीरे की क्या हो रही है, बार बार उसकी आवृत्ति हो रही, तो धीरे धीरे क्या है, बारंबारता है। अव्यय भी हो वहाँ अव्ययी भाव समास, और उपसर्ग भी हो जहाँ, वहाँ अव्ययी भाव समास। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था ऑप्शन डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए है व्ययी भाव, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है द्विगु, ऑप्शन डी है द्वंद्व। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास, क्योंकि यहाँ जो प्रत्यंग है इसमें प्रतिधन अंग क्या है, प्रतिधन अंग, और प्रति क्या है, एक उपसर्ग है। जहाँ उपसर्ग आए, जहाँ अव्यय आए, जहाँ बारंबारता हो, वहाँ अव्ययी भाव समास होगा, ध्यान रखिए। अव्ययी भाव समास की डिफिनीशन, परिभाषा क्या होती है, जिसमें पहला पद अर्थात पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो, उसे ही अव्ययी भाव समास कहा जाता है। तो प्रतिधन अंग क्या है, प्रत्यंग है। प्रत्यंग, इसमें यड़ समास है, सॉरी, यड़ संधि है। तो प्रतिधन अंग क्या है, प्रत्यंग है। और प्रत्यंग में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। और कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आमरण में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव, ऑप्शन सी है द्वंद्व, ऑप्शन डी है द्विगु। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास, क्योंकि आमरण में क्या है, आ एक उपसर्ग है, क्या है, आ उपसर्ग है, इसलिए आमरण में कौन सा समास, तो अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है कर्मधारय, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है द्वंद्व, ऑप्शन डी है अव्ययी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। क्योंकि यहाँ ध्यान रखिएगा, यथा क्या है, तो यथा एक अव्यय है, यथा क्या है, यथा एक अव्यय है, अव्यय है, तो यह अव्ययी भाव समास होगा। तो क्योंकि आप जानते हैं कि अव्ययी भाव समास कहाँ कहाँ हो सकता है, उपसर्ग हो, अव्यय हो, अथवा बारंबारता हो, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं? सारंग का बहुत ज़्यादा अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा। सारंग में इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका, शहद जो है, इसका अर्थ नहीं है, किसका, सारंग का। सारंग एक शब्द है जिसका आपको अर्थ नहीं बताना था, तो शहद किसका अर्थ नहीं है, तो सारंग का। अर्थात पपीहा किसका अर्थ है, सारंग का। कामदेव किसका अर्थ है, सारंग का। राजवंश किसका अर्थ है, तो सारंग का है। आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा? आपने सीखा कि सारंग का अर्थ क्या क्या हो सकता है। पपीहा हो गया, कामदेव हो गया, और राजहंस हो गया, ये सब किसके अर्थ हैं, तो सारंग के अर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। ऑप्शन ए है पशु, ऑप्शन बी है शिव, ऑप्शन सी है हरि, ऑप्शन डी है कपिस। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी। अर्थात आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा? आपने सीखा कि हरि का अनेक अर्थ क्या क्या हो सकता है। सर्प होता है, मेढक होता है, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी, ये सब किसके अर्थ हैं, तो हरि के अर्थ हैं। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी किसके अर्थ हैं, तो हरि के अर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नग का अनेकार्थ शब्द है। नग का अनेकार्थ शब्द है। ऑप्शन ए है पर्वत, ऑप्शन बी है सूर्य, ऑप्शन सी है सर्प, ऑप्शन डी है हाथी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, हाथी क्या होता है, नग का अर्थ नहीं होता है। अर्थात इस क्वेश्चन से सीखने को क्या मिलता है कि पर्वत हो गया, सूर्य हो गया, सर्प हो गया, ये सब किसके अर्थ हैं, तो नग के अर्थ हैं। इसमें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि नग का अनेकार्थ शब्द नहीं है। तो हाथी शब्द क्या है, जो हाथी है वह नग का अर्थ नहीं है। नग का क्या क्या अर्थ हैं, पर्वत हो गया, सूर्य हो गया, सर्प, ये सब किसके अर्थ हैं, तो नग के अर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? अनेकार्थी किस शब्द का है? ऑप्शन ए है औषधि, ऑप्शन बी है सार, ऑप्शन
सी है तत्व, ऑप्शन डी है जीवन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी। जीवन का अर्थ अर्थात जीवन का अनेकार्थ क्या है? जल है, प्राण है, पुत्र है। जल प्राण पुत्र, जल प्राण पुत्र किसके अनेकार्थ हैं? तो जीवन के अनेकार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अभय उभय। अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है निर्भय दोनों, ऑप्शन बी है हवा अग्नि, ऑप्शन सी है पढ़ना पढ़ाना, ऑप्शन डी है दोनों और निर्भय। तो आप सुने होंगे उभय। उभय मतलब क्या होता है? कॉमन होता है इंग्लिश में, और उभय का मतलब दोनों में, अर्थात जो अभय के बाद में है उभय, उभय का अर्थ क्या हो गया? दोनों में। अर्थात ऑप्शन ए में क्या दिखा रहा है? तो दोनों बाद में है, अर्थात अभय का अर्थ क्या है? दोनों में है। उभय का अर्थ क्या है? निर्भय। अभय का अर्थ क्या है? निर्भय। तो अभय का अर्थ निर्भय, उभय का अर्थ क्या है? दोनों में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अली आली। अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है कंधा हिस्सा, ऑप्शन बी है भौरा सखी, ऑप्शन सी है दमन दामन, ऑप्शन डी है दसन और दर्शन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि अली का अर्थ क्या है? भौरा है, और अली का अर्थ क्या है? सखी। तो ध्यान रखिएगा, अली का अर्थ भौरा और अली का अर्थ क्या है? सखी। भौरा का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा, भौरा का पर्यायवाची षटपद हो गया, सिलीमुख हो गया, भ्रमर हो गया, ये सब किसके पर्यायवाची? तो भौरा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? ऑप्शन ए है न्याय अन्याय, ऑप्शन बी है धरा पृथ्वी, ऑप्शन सी है अचल अचला, ऑप्शन डी है मान अपमान। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अचल और अचला। अचल ध्यान रखिएगा पर्वत कहा जाता है, और अचला क्या है? पृथ्वी। अचल क्या है? पर्वत है, और अचला क्या है? पृथ्वी। तो अचला का अर्थ क्या है? पृथ्वी से, और अचल क्या है? पर्वत का अर्थ है, इसलिए ये क्या है? ऑप्शन सी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और दीन। दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है। दिन और दीन आपको बताना है। ऑप्शन ए है दिवस, दिवस गरीब, ऑप्शन बी है गरीब दिवस, और ऑप्शन सी है सुबह गरीब, ऑप्शन डी है दोपहर गरीब। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि दिन का अर्थ दिवस होता है, और दीन का अर्थ क्या होता है? गरीब। दिन का अर्थ दिवस और दीन का अर्थ